नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे आज की राजस्थान इतिहास की क्लास में सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने राजस्थान के इतिहास में एक राजवंश चल रहा था जिसका नाम था गुर्जर प्रतिहार राजवंश। और गुर्जर प्रतिहार में हमने जो है इसके प्रथम शासक जैसे नागभट्ट है, नागभट्ट प्रथम की चर्चा की थी। उसके बाद में हमने ककुस्थ की चर्चा की थी और ककुस्थ के बाद आज हम नए राजवंश की ओर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम क्या है। राजवंश तो गुर्जर प्रतिहार ही रहेगा, लेकिन नया राजा रहेगा जिसका नाम क्या है, वत्सराज। क्या नाम है दोस्तों, वत्सराज। तो आज हम किसकी चर्चा करने वाले हैं, वत्सराज। सबसे पहले अगर वत्सराज में बात करें तो वत्सराज को कुछ इतिहासकार इसको वास्तविक संस्थापक मानते हैं, लेकिन है तो नहीं, फिर भी विवाद योग्य प्रश्न बन सकता है। इसके समय अपने इसको पढ़ेंगे, इसके समय त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष का क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तो इसके समय त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ है। और किसके समय हुआ है, ये वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ है। इसके अलावा इसकी उपाधि आपको याद रखनी है। वत्सराज की जो उपाधि है उसे, अर्थात इसको रणहस्तिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रणहस्तिन। रण का हाथी या युद्ध का हाथी कह सकते हो आप, युद्ध का हाथी। युद्ध का हाथी के उपनाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है, वत्सराज को जाना जाता है। वत्सराज को रणहस्तिन या रण का हाथी, युद्ध का हाथी के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें वत्सराज की, वत्सराज के जो अगर दरबारी कवि की बात करें तो दरबारियों में वत्सराज क्या आता है, सबसे पहले नाम आता है उद्योतन सूरी और दूसरा नाम आता है जीनभद्र सूरी। जीनभद्र सूरी दो इसके दरबार में थे, उद्योतन सूरी और जीनभद्र सूरी। ठीक है। उद्योतन सूरी जो है, उद्योतन सूरी ने जो है ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था कुवल्यमाला। कौन से ग्रंथ की रचना की है, संस्कृत भाषा में कुवल्यमाला। जीनभद्र सूरी ने संस्कृत भाषा में हरिवंश पुराण की रचना की थी। किसकी रचना की है, हरिवंश पुराण की रचना की है। तो ये दो ग्रंथ आपको ध्यान में रखने हैं। उद्योतन सूरी ने कुवल्यमाला की रचना की है और जीनभद्र सूरी में हरिवंश पुराण की रचना की है। अब अपने पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिपक्षीय संघर्ष। तो अब हम किसकी चर्चा करने वाले हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष की चर्चा करने वाले हैं। चलो दोस्तों, इसके समय में जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो क्या था, त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है दोस्तों, इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो अपने त्रिपक्षीय संघर्ष देखो क्या होता है। तो दोस्तों, अपने इसमें आपको ये भारत का नक्शा दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो भारत है, इस भारत में अपने देखते हैं, अलग अलग क्षेत्रों को देखते हैं। बना तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सही है, लेकिन एडजस्ट कर लेना दोस्तों। अपने भारत का मैप ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, देखो अपने यहाँ पर कौन सा राजवंश पढ़ने हैं, इसी क्षेत्र के अंदर है, इसी क्षेत्र के अंदर, जिसका नाम क्या है, प्रतिहार राजवंश है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मैंने ऊपर बना दिया, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं अपने, कि ये जो राजवंश है ये यहाँ पर जो है ये राजवंश है जिसका नाम क्या है, प्रतिहार राजवंश है। कौन सा राजवंश है, प्रतिहार राजवंश है। प्रतिहार है तो यहाँ पर एक राजवंश है जिसका नाम है पाल वंश। कौन सा वंश है, पाल वंश है। और यहाँ पर जो है एक वंश है जिसका नाम क्या है, राष्ट्रकूट वंश। कौन सा, राष्ट्रकूट वंश है। तो दोस्तों, आपको दिखाई दे रहे होंगे कि जो है ऊपर जो है प्रतिहार वंश है, प्रतिहार, इधर पाल वंश है, इधर राष्ट्रकूट वंश है। ठीक है दोस्तों। तो राष्ट्रकूट वंश जो है ये कहाँ का है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र का है। पाल वंश कहाँ का है, तो बंगाल का है पाल वंश। और प्रतिहार वंश जो है वो कहाँ का है, तो आपके ये मैंने आपको बता ही दिया था कहाँ का है, भीनमाल का है। इस तरह से आपको याद रखने हैं। ठीक है। प्रतिहार वंश कहाँ का है, भीनमाल का है। पाल वंश बंगाल का है। राष्ट्रकूट वंश जो है वो कहाँ का है, तो इन तीनों के बीच में एक संघर्ष हुआ था जिसको नाम दिया गया है त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है। मेन दूरी जो यहाँ पर जो क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है कन्नौज, कन्नौज को लेकर इन तीनों के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसे नाम दिया गया है त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है। तो ये यहाँ पर जो क्षेत्र है इनके बीच में ये संघर्ष हुआ है जिसका नाम क्या है, त्रिपक्षीय संघर्ष रखा गया है। कौन कौन से वंश के बीच में हुआ है, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल वंश के बीच में एक संघर्ष हुआ है जिसका नाम क्या है, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है। ठीक है ना। प्रतिहार भीनमाल जालोर जो है राजस्थान जो है वो भारत जो है एशिया जो है विश्व में पड़ता है। तो वहां पर जो अपने संघर्ष का प्रारंभ हुआ है, जिसका प्रारंभ प्रतिहारों ने किया था और जिसका समापन भी प्रतिहारों में ही आएगा। और दूसरा वंश जो है यहाँ पर कौन सा है, पाल, बंगाल का कौन सा वंश आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर दोस्तों, जिसका नाम क्या है, पाल वंश है। कौन सा वंश है, पाल वंश है। और इधर कौन सा वंश है, राष्ट्रकूट वंश है। तो दोस्तों, अपने इनमें चर्चा करने वाले हैं।
तो अपने इस त्रिपक्षीय संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं किस तरह से ये जो है इन शासकों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था, किस तरह से ये एक दूसरे के पकड़ के इन्होंने ठोका था और किस तरह से जो है इस संघर्ष के अंदर प्रतिहारों की विजय हुई थी, उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, त्रिपक्षीय संघर्ष की चर्चा कर लेते हैं अपने। देखो, मैंने आपको इस तरह से एक डायग्राम बनाया था आपके सामने, त्रिपक्षीय संघर्ष। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो वंश है जिसका नाम है प्रतिहार वंश, कौन सा वंश है? प्रतिहार वंश। और यहाँ पर जो है एक वंश है जिसका नाम कौन सा है? राष्ट्रकूट वंश। क्या नाम आता है दोस्तों? तो राष्ट्रकूट वंश। तो यहाँ पर अपने देखेंगे कौन सा वंश है? राष्ट्रकूट वंश है। कौन सा वंश है? राष्ट्रकूट वंश है। और यहाँ पर कौन सा वंश है? पाल वंश है। कौन सा वंश है? पाल वंश है। तो अपने इनकी चर्चा करने वाले हैं। प्रतिहारों में मैंने आपको बताया राजा जिसका नाम क्या है? वत्सराज। क्या नाम आएगा? वत्सराज। और राष्ट्रकूट वंश का एक राजा था जिसका नाम था ध्रुव प्रथम। क्या नाम है? ध्रुव प्रथम। और पाल वंश का एक राजा था जिसका नाम क्या है? धर्मपाल। क्या नाम है? धर्मपाल। और यहाँ पर अगर हम मध्य की बात करें तो यहाँ मध्य पर जो है एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है कन्नौज। कौन सा क्षेत्र है? कन्नौज। और कन्नौज के अंदर अगर हम बात करें तो कन्नौज में कौन सा वंश है जिसका वंश का नाम आएगा? यहाँ पर जो वंश है उसका नाम आएगा आयुध वंश। कौन सा वंश है? आयुध वंश का नाम आएगा। और आयुध वंश में 2 शासक हुए हैं महत्वपूर्ण, वैसे तो 3 थे, वज्रायुध, इंद्रायुध और चक्रायुध। अपने को 2 ही याद रखने हैं जिसमें नाम आता है इंद्रायुध और दूसरे थे जिसका नाम क्या आता है? चक्रायुध। इंद्र भगवान ने चक्कर चलाया, वैसे तो वो क्या चलाते हैं? वज्र चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या चलाना है उनको? चक्कर चलाना है दोस्तों। क्या चलाना है? चक्कर चलाना है। तो 3 पक्ष है, तीनों पक्षों के बीच में युद्ध लड़ा गया है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है त्रिपक्षीय संघर्ष। क्या नाम है? त्रिपक्षीय संघर्ष। कौन कौन से पक्षों के बीच में लड़ा गया है? प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच में एक त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा गया है। देखो, सीधी सी बात है, आक्रमण करने को के कारण हुए, क्या मैं आक्रमण करियो, क्या मैं अड़बाद ली, ठीक है? तो इनको रीजन सीधी सी बात है के हो कन्नौज बड़ो प्रसिद्ध केंद्र हो मिनटे में। कन्नौज सबसे महत्वपूर्ण धुरी था उस समय। एक तरह से बात करें तो धन दौलत ज्यादा थे, 10,000 के करीब मंदिर थे। और 10,000 के करीब मंदिर हैं तो मान लो आपके लिए जो है फायदे की बात होगी, क्योंकि जो भी आक्रमणकारी करेगा, जो आक्रमण करेगा उसको फायदा मिलेगा, क्योंकि वो वहां आक्रमण कर रहा है जहां सबसे ज्यादा धन संपत्ति है, उस क्षेत्र में आक्रमण कर रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको फायदा मिलने वाला है, इसीलिए अटैक करे। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूं आपकी, तो इस प्रतिहार वंश के राजा ने सबसे पहले अटैक कर दिया किस पर? कन्नौज पर। ठीक है, ध्यान रखना, प्रतिहार वंश के राजा ने सबसे पहले आक्रमण कर दिया कन्नौज पर। और कन्नौज के इंद्रायुध को क्या कर दिया? इसने पराजित कर दिया। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? कि सबसे पहले प्रतिहार राजा वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और कन्नौज के इंद्रायुध को क्या कर दिया? इसने पराजित कर दिया। कन्नौज के इंद्रायुध को क्या कर दिया? इसने पराजित कर दिया है दोस्तों। अब इसके बाद में बताते हैं कि पाल वंश के राजा को, धर्मपाल को, यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, सुहाई नहीं कि ये किसी समय में जो हमारे अंडर में जो राजवंश होते थे, आज जो है प्रतिहार कैसे जीत सकता है। इसीलिए प्रतिहार शासक धर्मपाल ने अटैक किया किस पर? वत्सराज पर। धर्मपाल ने वत्सराज पर आक्रमण किया। आक्रमण नंबर 2 है। आक्रमण नंबर कितना है? 2 है। किसने आक्रमण किया है? तो धर्मपाल ने आक्रमण किया है। धर्मपाल ने किस पर आक्रमण किया है? वत्सराज पर। और वत्सराज ने सबसे पहले कहां आक्रमण किया था? तो कन्नौज पर। आपको इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि जो कन्नौज पर आक्रमण किया गया है, किसके द्वारा आक्रमण किया गया है कन्नौज पर? तो प्रतिहार वंश के राजा जो है वत्सराज के द्वारा आक्रमण। और अब ये कन्नौज में है वत्सराज, तो इस इतने में जो है पाल वंश के राजा धर्मपाल ने क्या कर दिया? वत्सराज पर अटैक कर दिया। बड़ा खतरनाक आक्रमण, बड़ा ही खतरनाक आक्रमण था। दोनों के बीच में युद्ध भी लड़ा गया। और युद्ध का जो स्थान का नाम आता है उसका नाम है मुंगेर। कौन से स्थान पर युद्ध लड़ा गया था? तो मुंगेर नामक स्थान पर युद्ध लड़ा गया था। मुंगेर पड़ता कहाँ है? मुंगेर बिहार में पड़ता है। तो मुंगेर नामक स्थान पर युद्ध लड़ा गया था। अब बताते हैं कि प्रतिहार शासक वत्सराज ने मुंह पर दी किंग है पाल वंश का राजा धर्मपाल गए मुई ठोक्यो मुई धम्यो इन्नू इन्ना इसी जगह मारी का डॉक्टर का भी समझ में कौन यही इतना हूँ अगर बतावे कि धर्मपाल पराजित हो गए, वापस आ गयो। अर्थात धर्मपाल इस युद्ध में क्या हुआ था? पराजित हुआ था। ठीक है, अब भाई फेमस हो गया वत्सराज उत्तरी भारत में। धर्मपाल पराजित हो गया, धर्मपाल को भगा दिया पराजित करके, आयो बीच में ये अड़बाद लेना, फाचड़ लेना, कुटीज गया हुआ। अब क्या हुआ कि वत्सराज जो है, वत्सराज की उत्तरी भारत में एक तरह से शक्ति बढ़ गई है, मजबूत हो गई है। इसीलिए उत्तरी भारत में वत्सराज की शक्ति को बढ़ता हुआ देखकर राष्ट्रकूट शासक ध्रुव प्रथम ने क्या कर दिया? वत्सराज पर अटैक कर दिया।
ध्रुव प्रथम ने वत्सराज पर आक्रमण कर दिया। ध्रुव प्रथम ने क्या किया? वत्सराज पर आक्रमण कर दिया। वत्सराज कन्नौज में है। ध्रुव प्रथम ने वत्सराज पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। क्यों कर दिया? रीजन मैंने आपको बता ही दिया कि उत्तरी भारत में वत्सराज की शक्ति को बढ़ता हुआ देखकर ध्रुव प्रथम ने वत्सराज पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण नंबर कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा। आक्रमण नंबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, जिसमें ध्रुव प्रथम ने वत्सराज को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। वत्सराज को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। किसने पराजित कर दिया? वत्सराज को। तो ध्रुव प्रथम ने वत्सराज को पराजित कर दिया। इस तरह से जो है भी एक बार के लिए जो है राष्ट्रकूटों के अधीन जो है वो कन्नौज हो गया था। इस बार जो है एक तरह से जो है राष्ट्रकूटों के अधीन जो है कन्नौज हो गया था। ठीक है, तो इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है, अब आई ध्रुव प्रथम ने उत्तरी भारत की जलवायु अच्छी को लगी। उत्तरी भारत की जलवायु इसको सूट नहीं की, अच्छी नहीं लगी, इसीलिए ये जो है कन्नौज को छोड़कर वापस लाया। कन्नौज को छोड़कर वापस लाया। और इस बात का अब आपको पता है कि वत्सराज भी चला गया था भीनमाल। क्या करते हो बेचारों? पराजित ओइडो। पराजित ओइडो तो ऐसी स्थिति के अंदर की है, धर्मपाल ने आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण? तो क्या करेगा? अब ये जाया गया है, धर्मपाल गया है, कन्नौज गया है। कन्नौज में जाकर जो है इंद्रायुध को कह रहे हैं कि भी तू तो काम को राजा है को नहीं, तेरे टेम में तो वत्सराज सारा पर अधिकार कर लियो, ई वास्ते तना राजगद्दी हटाऊं और चक्रायुध ने के बनाऊं, मैं राजा बनाऊं। अर्थात अब जो है धर्मपाल ने नया राजा बना दिया है। किसको? चक्रायुध को। एक चीज ध्यान रखियो, चाहे प्रत्यार आक्रमण करो, चाहे पाल करो, चाहे राष्ट्रकूट करो, किसी ने भी कन्नौज को अपनी राजधानी यहां पर नहीं बनाया था। इस बात का विशेषतः ध्यान रखना। तो ये वत्सराज की जो महत्वपूर्ण बात है वो मैंने आपको बताई थी। त्रिपक्षीय संघर्ष का जो है प्रारंभ इसी के शासनकाल में माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपने। आगे बात करें तो जो वत्सराज है बड़ा ही खतरनाक राजा है वत्सराज। वत्सराज को दुग्गिल नामक ब्राह्मण ने जय वराह की उपाधि से विभूषित किया था। कौन सी? जय वराह की उपाधि से विभूषित किया था। जय वराह की उपाधि से विभूषित किया था किसने? दुग्गिल नाम के ब्राह्मण ने। वत्सराज ने भी अब क्या किया? लगभग 1000 ब्राह्मणों को चांदी के सिक्के दान दिए थे। एक 1000 ब्राह्मणों को जो है चांदी के सिक्के दान में दिए थे। किसने दिए थे? वत्सराज ने। वत्सराज इतना इंपॉर्टेंट राजा है कि 1000 ब्राह्मणों को चांदी के सिक्के दान में दिए थे। वत्सराज के समय में ओशिया फेमस हो गया था। क्या फेमस हो गया था? ओशिया। ओशिया फेमस हो गया था। तो इसके काल में कुछ प्रथाओं का भी उल्लेख किया गया है। ओशिया फेमस हो गया, जिसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। ओशिया को राजस्थान का क्या कहा जाता है? भुवनेश्वर कहा जाता है। अर्थात किसके कारण कहा जाता है? मंदिरों के कारण। एक ही शैली में यहाँ पर जो है अधिकतर मंदिर जो है वो नहीं बने हुए हैं, सारे के सारे अलग अलग शैली में यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे जैन धर्म के प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, जो उत्तरी भारत के अंदर प्राचीन एक तरह से आप कह सकते हो। इसके अलावा जो है सूर्य मंदिर भी बना हुआ, वो भी प्राचीन है। ठीक है, यहाँ पर जो है ओशिया माता का मंदिर भी बना हुआ है, जो कि ओशिया माता जो है वो किसकी? ओश वालों की कुल देवी कहलाती है। ओशिया माता जो है यहाँ पर ओश वालों की कुल देवी कहलाती है। ठीक है, इसके अंदर वत्सराज जो है वो मतलब वत्सराज को जो है वत्सराज के टाइम में ओशिया फेमस हुआ था, जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। मंदिरों के कारण फेमस हुआ था। ओशिया माता का मंदिर बना हुआ है, जो कि ओश वालों की कुल देवी है। ओश वालों की क्या कहलाती है? कुल देवी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये ओशिया जो है वो किसके समय में फेमस हुआ था? वत्सराज के समय में फेमस हुआ था। अगर हम आगे चर्चा करें तो वत्सराज के बाद में शासक आता है जिसका नाम है नागभट्ट सेकंड। इंपॉर्टेंट राजा है नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड की बात करें तो सबसे पहली बात तो चौहानों के
नागभट्ट सेकंड की बात करें तो सबसे पहले अपने नाम आ जाता है प्रतिहारों के शासन का स्वर्ण काल कहलाता है। किसका शासनकाल? नागभट्ट सेकंड का शासनकाल जो है गुर्जर प्रतिहारों के जो है शासन का जो है स्वर्ण काल कहलाता है। किसका काल कहलाता है? नागभट्ट प्रथम का शासन काल कहलाता है। इस सब बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नागभट्ट प्रथम का शासन काल नागभट्ट द्वितीय का शासन काल जो है वो प्रतिहारों के शासन का स्वर्ण काल कहलाता है। इस बात का आपको विशेषता ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है प्रतिहारों नागभट्ट द्वितीय में आएगा, इसने सर्वप्रथम परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, इसने सर्वप्रथम परम भट्टारक महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधियां धारण की थी। इस बात का भी ध्यान रखना आप, ठीक है। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है। तो इसमें भी इसके समय में भी त्रिपक्षीय संघर्ष माना जाता है। अगर त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करें तो वो थोड़ी सी अपने चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम इसमें और कुछ बात करें तो इसमें नागभट्ट द्वितीय ने किसने नागभट्ट द्वितीय ने बुचकेला नामक स्थान है जोधपुर में, बुचकेला अभिलेख भी है, ध्यान रखना, ठीक है। बुचकेला जोधपुर में विष्णु तथा शिव मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो नागभट्ट सेकंड ने बुचकेला जोधपुर के अंदर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, यह भी ध्यान रखना, ठीक है। नागभट्ट द्वितीय को नागभट्ट सेकंड को दानशीलता के कारण जो है इसे कर्ण की उपाधि दी गई है। कर्ण, ऐसे कह सकते हो, कर्ण की उपाधि, किसकी? कर्ण की उपाधि दी गई है। ठीक है दोस्तों, नागभट्ट सेकंड को दानशीलता के कारण कर्ण की उपाधि दी गई है। बुचकेला विष्णु तथा शिव का मंदिर बनवाया था, ठीक है ना। तो इस चीज का भी आप विशेषता ध्यान रखना है। और इन्हें क्या कि कर्ण की उपाधि दी गई है। इसके समय में भी त्रिपक्षीय संघर्ष का दूसरा चरण आता है। किसका? त्रिपक्षीय संघर्ष का सेकंड चरण आता है। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है इसके समय में लगातार लगभग 150 सालों के आसपास तक चला है त्रिपक्षीय संघर्ष। 150 से 200 सालों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष चला है, जिसमें कभी राष्ट्रकूट विजय हुए हैं तो कभी प्रतिहार राजा विजयी हुए, यही आएगा इसके अंदर। वो सेम ही प्रक्रिया अपने यहाँ रहेगी कि कौन सा राजवंश आ जाएगा मध्य के अंदर, तो मध्य में कौन सा वंश आ जाएगा? आयुध वंश है। कौन सा वंश है? आयुध वंश है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर कौन सा है? प्रतिहार है। प्रतिहारों में जो है नेतृत्व करने वाला कौन है? इसके अलावा जो है यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपके राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश। और यहाँ पर जो है चौथा व्यक्ति जो है वो जो है पाल वंश आ जाएगा। मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष में तीसरा राजवंश जो सम्मिलित होने वाला है उसका नाम क्या है? पाल वंश है। प्रतिहारों में अब आपको पता है कौन आ गया? नागभट्ट सेकंड आ गया, ठीक है। आयुध वंश, इनको पता है कि आयुध वंश में यहाँ पर जो आपको पता है कौन है? चक्रायुध है, क्योंकि इंद्रायुध तो रहा ही नहीं, तो राजा कौन रहा है? चक्रायुध रहा है। पाल वंश के अंदर वही व्यक्ति रहेगा जिसका नाम क्या है? धर्मोवाईजी, धर्मपाल रहा है। और राष्ट्रकूट वंश के अंदर भी बदल जाएगा जिसका नाम है गोविंद तृतीय है, गोविंद तृतीय है। तो सबसे पहली प्रक्रिया तो यही रहेगी, क्योंकि पहले चरण में हमने देखा था त्रिपक्षीय संघर्ष किस तरह से हुआ है, वैसे ही प्रक्रिया इसी दूसरे चरण में होगी। अब देखो प्रतिहार जो है नागभट्ट द्वितीय है। नागभट्ट द्वितीय ने किस पर आक्रमण किया? कन्नौज पर। कन्नौज नंबर जो है ये आक्रमण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरी बात, धर्मपाल को फिर से ये बात अच्छी नहीं लगी, इसने फिर अटैक कर दिया। किस पर अटैक कर दिया? फिर तो प्रतिहारों पर अटैक कर दिया। और यही बात जो है फिर इसे इनके युद्ध हुए हैं कौन से स्थान पर? मुंगेर नामक स्थान पर। और मुंगेर नामक स्थान पर जो युद्ध हुआ था उस युद्धों में फिर पाल के राजा धर्मपाल जो है वो क्या होता है? पराजित होता है। गोविंद तृतीय ने फिर अटैक किया। किस पर? गोविंद तृतीय ने अटैक किया था किस पर? नागभट्ट पर। और नागभट्ट को इसने क्या कर दिया? पराजित कर दिया, ठीक है। नागभट्ट को पराजित कर दिया। नोट लगा कि मैं बात लिख रहा हूं, नोट नागभट्ट जो है नोट, नागभट्ट
द्वितीय ने अपनी राजधानी भीनमाल से मंडोर को बनाई थी। सॉरी, गलती से लिख दिया अभी, मंडोर नहीं आना चाहिए यहां पर। नागभट्ट ने अपनी राजधानी जो है वो भीनमाल से किसको बनाई है? भीनमाल से इसने जो राजधानी बनाई है वो किसको बनाई है? कन्नौज को बनाई है। मंडोर से भीनमाल, मंडोर से मेड़ता, मेड़ता से जो है भीनमाल, भीनमाल से कौन सी राजधानी बनाया है? कन्नौज को बनाया है। ध्यान रखना, गलती से वो इसमें लिख दिया था भी। नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी जो है वो किसको बनाई है? भीनमाल से कन्नौज को बनाई है। तो कन्नौज को राजधानी बनाने वाला पहला राजा आता है जिसका नाम क्या है? नागभट्ट। नागभट्ट द्वितीय है पहला राजा जिसने कन्नौज को जो है वो क्या किया है कि कन्नौज को राजधानी बनाने वाला पहला विलेज जो है यही है। और इसके बाद में नागभट्ट सेकंड की मृत्यु याद रखनी है। तो नागभट्ट सेकंड की अगर मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु 23 अगस्त 833 ईस्वी, 23 अगस्त 833 ईस्वी को हुई थी, जिसकी जानकारी जो है जिसकी जानकारी चंद्रप्रभा सूरी द्वारा लिखित, चंद्रप्रभा सूरी द्वारा लिखित चंद्रप्रभा सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ प्रभाकर चरित्र में मिलती है। प्रभाकर चरित्र में मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रभाकर जो है चरित्र में मिलती है किसके द्वारा? तो नागभट्ट द्वितीय की मृत्यु की जानकारी। और नागभट्ट सेकंड ने जल समाधि, कौन सी जल में? गंगा जल समाधि ली थी। नागभट्ट सेकंड ने गंगा जल समाधि ली थी। तो इसका भी आप विशेषता ध्यान रखोगे। ठीक है ना। तो अब इसके बाद में जो है आपके नाम आता है तीसरा राजा, जो चौथा महत्वपूर्ण राजा है जिसका नाम है रामभद्र। क्या नाम है? रामभद्र। कालक्रम याद रखा हो तो रख लेना, बाकी कोई जरूरत तो है नहीं इनकी। 833 से 36 तक है इसका। ठीक है। रामभद्र राम प्लस रामदेव के नाम से भी विख्यात है। राम प्लस रामदेव के नाम से भी विख्यात है। ठीक है ना। राम या रामदेव के नाम से भी विख्यात है। इसे जो है इसके समय में बहुत से राजा जो है वो अपने मूल रूप से स्वतंत्र हो गए थे इसके समय में, क्योंकि ज़्यादा शक्तिशाली तो है नहीं। इसीलिए क्या किया, इसी के पुत्र का नाम आता है जयचंद। सर वो पुत्र और जयचंद जी को है वो काट दियो थोड़ा सो, ठीक है नहीं। इसीलिए इसके पुत्र, ठीक है, राम प्लस रामदेव के नाम से भी विख्यात है ये। इसीलिए इसके पुत्र मतलब स्वतंत्र हो गए थे अनेक राजे। इसीलिए इसके पुत्र मिहिर भोज ने इसकी क्या कर दी थी? इसकी हत्या कर दी। इसीलिए मिहिर भोज को इतिहास में पितृहंता क्या कहलाता है? पितृहंता राजा कहलाता है। पितृहंता क्या कहलाता है? शासक कहलाता है। अब अपने आगे की चर्चा करेंगे जिसका नाम क्या है? मिहिर भोज। क्या नाम है? मिहिर भोज नाम है। मिहिर भोज की चर्चा करेंगे। तो मिहिर भोज जो है, मिहिर भोज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मिहिर भोज का शाब्दिक अर्थ, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मिहिर भोज का सूर्य का प्रतीक। क्या होता है? सूर्य का प्रतीक जो है वो किसका अर्थ होता है? मिहिर भोज का जो है शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य का प्रतीक। पिता राम जो है, पिता रामभद्र है ही, मैंने आपको बता ही दिया। पिता ये रामभद्र बता ही दिया, और माता अप्पा देवी है। ठीक है ना। इसका जो राज चिन्ह है, वो जो है ब्राह्मण रखते ही हैं। ठीक है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। प्रतिहारों का पितृहंता राजा भी यही है। अब तो बार बार लिखूंगा मैं। प्रतिहारों का पितृहंता, प्रतिहारों का पितृहंता राजा यही है। महानतम शासक यही है।
इसके बारे में जो जानकारी है, जानकारी के स्रोत जो है अगर हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि पहले जो है इसमें अलग अलग हैं प्रमुख रूप से कौन कौन से जो है इसके अंदर जो जानकारी के स्रोत आएंगे, जिसके अंदर सबसे पहली बात करें तो ग्वालियर प्रशस्ति। क्या नाम आता है? ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति पर एक शब्द अंकित है जिसका नाम है आदिवराह। कौन सा शब्द है? आदिवराह। आदिवराह शब्द अंकन है किस पर? ग्वालियर प्रशस्ति पर। इसके अलावा जो है दूसरा शहर इसने बसाया था जिसका नाम था जो है दूसरा शहर जो इसने बसाया था, सॉरी, ग्वालियर प्रशस्ति इसका नाम है, इसमें जो है इसका नाम आदिवराह मिलता है। ग्वालियर प्रशस्ति इसमें इसका नाम आदिवराह मिलता है। और दूसरा जो है एक नाम आता है दौलतपुर अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? दौलतपुर अभिलेख है। और दौलतपुर अभिलेख में इसका नाम जो है वो क्या मिलता है? प्रभास पाटन मिलता है। दौलतपुर अभिलेख में इसका जो नाम है वो क्या मिलता है? प्रभास पाटन मिलता है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है भी दौलतपुर अभिलेख में इसका नाम क्या दे रखा है? प्रभास पाटन दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इसने जो है तो दोस्तों इसके बाद में अगर हम चर्चा करें, थोड़ा सा देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं। मिहिर भोज। मिहिर भोज का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य का प्रतीक, और इसका जो राजकीय चिन्ह है वो मतलब वराह है। ठीक है, राजकीय चिन्ह वराह है, ब्राह्मण वराह के नाम से है। राजकीय चिन्ह जो है ब्राह्मण वराह के नाम से है। और प्रतिहारों का जो है पितृहंता माना जाता है। इसमें जानकारी के स्रोत ग्वालियर प्रशस्ति, आदिवराह लिखा हुआ है, दौलतपुर अभिलेख है जो है, इस दौलतपुर अभिलेख में इसका नाम जो है प्रभास पाटन मिलता है। रामभद्र की चर्चा की थी, राम प्लस रामदेव के नाम से भी जाना जाता है। पुत्र इसका मिहिर भोज है। इसकी हत्या जो है मिहिर भोज ने इसकी हत्या कर दी थी रामभद्र की। मिहिर भोज का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य का प्रतीक। राजकीय चिन्ह है जो है मैंने आपको बता ही दिया वराह है, ब्राह्मण वराह के नाम से। वैसे वराह ही आएगा, अकेला वराह ही आएगा। ठीक है, ब्राह्मण से मत याद रखना, अकेला वराह ही आएगा इसके अंदर। ठीक है, प्रतिहारों का जो है ये क्या कहलाता है? पितृहंता। पितृहंता राजा कहलाता है। पितृहंता राजा जो है कहलाता है, कौन कहलाता है? प्रतिहारों का पितृहंता राजा जो है वो कौन कहलाता है? प्रतिहारों का पितृहंता राजा मिहिर भोज कहलाता है। इसकी जानकारी के स्रोत ग्वालियर प्रशस्ति, आदिवराह है। ठीक है, और दौलतपुर अभिलेख के अंदर जो है वो प्रभास पाटन है। प्रभास पाटन है। ठीक है ना। इसके बाद में अगर हम चर्चा करें इसकी, तो इसने द्रुम नाम के सिक्के चलाए थे। द्रुम नामक जो है नामक सिक्के चलाए थे। इसने द्रुम नामक सिक्के चलाए थे, जिन सिक्कों पर जो है श्री मदादी वराह शब्द अंकित करवाया था। द्रुम नामक सिक्के चलाए थे और द्रुम नामक सिक्कों पर इसने एक शब्द अंकित करवाया था जिसका नाम क्या आता है? श्री मदादी वराह जो है नाम अंकित करवाए थे। ठीक है ना। तो चांदी और तांबे के सिक्के थे ये, श्री मदादी वराह नामक जो है वो शब्द अंकित करवाए थे इसने। ठीक है, और यही जो व्यक्ति है यही शासक है जिसने द्रुम नामक सिक्के चलाए। इसके अलावा ध्यान रखना, इसके शासनकाल में अरबी यात्री सुलेमान आया था। कौन आया था? अरबी यात्री सुलेमान आया था। सुलेमान जिसने किताब उल सिंध वल हिंद, किताब उल सिंध वल हिंद की क्या की है? इसने रचना की है। किताब उल सिंध वल हिंद की रचना की है। और ये किसकी है? अरबी यात्री सुलेमान की किताब है। किसकी है? अरबी यात्री सुलेमान की किताब है। किताब उल सिंध वल हिंद की रचना की है। किसने की है? उल सिंध वल हिंद की रचना जो है सुलेमान ने की है। सुलेमान जो है इसके राज्य के बारे में बताता है। सुलेमान लिखता है कि जो इसका राज्य है, किसका? मिहिर भोज जो है, मिहिर भोज का अगर जो राज्य है, मिहिर भोज का राज्य क्या है कि मिहिर भोज को यह बताता है अरबों का अमित्र बताता है। अरबों का अमित्र बताता है, मतलब अरबों का अमित्र का मतलब अरबों का शत्रु बताता है। इस्लाम की दीवार बताता है, इस्लाम की दीवार बताता है इसको, अरबों को इस्लाम की दीवार बताता है। सॉरी, मिहिर भोज को इस्लाम की दीवार बताता है। और भारत देश को ये काफिरों का देश मानता है, काफिरों का देश बताता है। भारत देश को काफिरों का देश बताता है। कौन बताता है? तो सुलेमान बताता है। अरबों का अमित्र, इस्लाम की दीवार, काफिरों का देश जो है भारत देश को बताता है। सुलेमान जो बताता है कि ये
इसके समय में जो है लूटपाट का किसी तरह से कोई भी कार्य का प्रचलन नहीं था, इस सब का अभाव था। और सुलेमान कहता है कि ये जो दरबार है, इसके दरबार के अंदर जो भी कवि, ठीक है, दोहे लिखता तो उसको एक दोहे के बदले 1,00,000 मुद्राएं दिया करता था। ये एक दोहे के बदले 1,00,000 मुद्राएं दिया करता था। और ये बात कौन लिखता है? अरबी यात्री सुलेमान लिखता है। ठीक है, तो इसके समय में भी त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष का एक तरह से तीसरा चरण बात कर सकते हैं अपने। तो अगर इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष में बात करें तो आपके पास में 3 पक्ष हैं। यहां पर कौन से राजा हैं? पर्तियार हैं। यहां पर कौन से हैं? पाल है। और यहां पर कौन से हैं? राष्ट्रकूट है। कौन से हैं? राष्ट्रकूट है। तो यहां पर पर्तियार जो राजा है, पर्तियार राजाओं में हम बात करें तो पर्तियार राजाओं में कौन ही आ जाएगा? मिहिर भोज आ जाएगा। पर्तियार में कौन आ जाएगा? मिहिर भोज। पाल के अंदर धर्मपाल चेंज हो गया, अब देवपाल या नारायण पाल आ जाएगा। देवपाल के बाद में नारायण पाल आया था। यहां पर कृष्ण द्वितीय आ जाएगा। किसका? कृष्ण द्वितीय आ जाएगा। अब आपको पता है ये मेन धुरी कौन सी है? कन्नौज। ये कन्नौज। ये तो मिहिर भोज का तो किस पर अधिकार हो जाता है? कन्नौज पर अधिकारी हो जाता है। मिहिर भोज का कन्नौज पर क्या हो जाता है? अधिकारी हो जाता है। और इसी मिहिर भोज ने पाल वंश के देवपाल को क्या किया था? पराजित किया था। और इसी मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण द्वितीय को भी क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना कि त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर इन्होंने दोनों ही क्षेत्रों के राजाओं को पराजित किया है। किसने पराजित किया है? तो दोनों ही क्षेत्रों के राजाओं को मिहिर भोज ने पराजित किया है। इसीलिए मिहिर भोज को बेगरमा अभिलेख में संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया है। बेगरमा अभिलेख में संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया है। किसको? मिहिर भोज को बताया है। तो इस तरह से जो है इसका ये संघर्ष भी माना जाता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा इसने अपने आसपास के क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया। पंजाब है, कलचुरी क्षेत्र है, ये प्रांतों को भी इसने क्या कर लिया था? जीत लिया था। अब मिहिर भोज के बाद में जो है एक महत्वपूर्ण राजा आता है जिसका नाम है महेंद्रपाल प्रथम। क्या नाम आता है? महेंद्रपाल प्रथम। तो जो महेंद्रपाल प्रथम है, महेंद्रपाल प्रथम जो है इसके दरबार में, दरबारी याद रखना है इसका भी, दरबारी जो है संस्कृत का प्रकांड विद्वान जिसका नाम क्या है? राजशेखर रहता था। कौन था? राजशेखर। संस्कृत का प्रकांड विद्वान जिसका नाम क्या था? राजशेखर था। और राजशेखर, महेंद्रपाल की अनेक सी उपाधियां आती है जैसे महेंद्रपाल, महिषपाल, महेंद्रपाल, श्री महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र, ये तो इसके अन्य नाम है। परम भट्टारक, परम भागवत। लेकिन पहली बार परम भट्टारक भागवत की उपाधि धारण करने वाला जो शासक है उसका नाम आ जाता है नागभर द्वितीय। इसके समय में भी उपाधियां धारण की गई थी, लेकिन ये इसी के नाम से ही आ जाएगी उपाधियां। लेकिन इसके अलावा जो राजशेखर के जो ग्रंथ हैं वो ग्रंथ इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, राजशेखर ने जिन ग्रंथों की रचना की है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, जिसमें नाम आता है सबसे पहले राजशेखर के ग्रंथों में नाम आता है कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण, विद्वशाल भंजिका, प्रबंध कोश, भुवन कोश और हरविलास। ठीक है, तो राजशेखर के ग्रंथों में आपके सामने है कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण, विद्वशाल भंजिका, प्रबंध कोश, भुवन कोश और हरविलास। ये किसने लिखे हैं? राजशेखर ने लिखे हैं। और ये जो है एक तरह से नाटक ही है, ये इसका क्या है? नाटक ही है। ठीक है, बीएन पाठक ने इसे जो है हिंदू भारत का या हिंद साम्राज्य का या हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा है। ठीक है, बीएन पाठक ने इसे जो है हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू शासक की संज्ञा दी है, शासक कहा है या सम्राट कहा है। तो ये किसके बारे में है? महेंद्रपाल। ध्यान रखना, राजशेखर जो है राजशेखर महेंद्रपाल के दरबार में था। ये इसका गुरु भी माना जाता है। संस्कृत का प्रकांड विद्वान था जिसने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण, विद्वशाल भंजिका, प्रबंध कोश, भुवन कोश और हरविलास जैसे ग्रंथों की रचना की थी। इसके बाद में आता है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके बाद में जो है
महेंद्रपाल के बाद में नाम आता है महिपाल का। किसका नाम आता है? महिपाल का। दूसरी बात ध्यान रखना, महिपाल प्रथम यही है। महिपाल जो है महिपाल के दरबार में भी रहा था। महिपाल के दरबार में भी कौन रहा था? तो राजशेखर रहा था, ये भी ध्यान रखना। अर्थात एक बार प्रश्न आया था कि राजशेखर को संरक्षण किसने दिया था, तो ध्यान रखना था इसके आंसर में दोनों ही ऑप्शन दे दिए थे, महिपाल और क्या है, महेंद्रपाल। एक बार प्रश्न पूछ लिया महेंद्रपाल और महिपाल दोनों के दरबार में रहने वाला कौन था, तो इसका नाम क्या आ जाता है? तो दोनों के दरबार में कौन रहता था? तो दोनों के दरबार में रहने वाला राजशेखर था। ठीक है, महिपाल प्रथम। इसके जो है अगर अन्य नाम की बात करें तो महिषपाल, महेशपाल, हेरंबपाल, गणेशपाल। ठीक है, तो ये क्या है कि महिपाल के क्या आ जाते हैं? अन्य नाम आ जाते हैं। इसके अलावा इसकी जो है उपाधियों की बात करें तो उपाधि में भी नाम आ जाता है, जैसे रघुकुल मुकुटमणि। मुकुटमणि मतलब मुकुट की मणि के समान, रघुकुल मुकुट मणि। और दूसरा जो है रघुकुल मुक्तामणि। ये जो उपाधियां हैं, मुकुटमणि, मुक्ता मतलब मोती होता है, तो ये दो उपाधियां भी किसकी मानी जाती है? महिपाल की मानी जाती है। तो इसमें जो है आपने ये उपाधियां देख ली है, इसके अन्य नाम देख लिए। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें तो इसी के समय भी त्रिपक्षीय संघर्ष माना जाता है। क्या माना जाता है? इसके समय में भी त्रिपक्षीय संघर्ष माना जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष माना जाता है। अगर इसमें संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करें तो त्रिपक्षीय संघर्ष में देखो कि वही तीन पक्ष है। मेन बात कौन है? कन्नौज है। कन्नौज मेन धुरी है, यहाँ पर जो है वही है। प्रतिहार शासक हैं। प्रतिहार शासकों में नाम आएगा किसका? महिपाल प्रथम का। किसका? महिपाल प्रथम का। यहाँ पर पाल वंश है। पाल वंश में यहाँ पर कोई राजा आपको याद नहीं रखना है पाल वंश के अंदर। और यहाँ पर आपको याद रखना है कौन सा? राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश में नाम आ जाता है शासक का, जिसका नाम है इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय नाम आ जाता है। किसका आ जाता है? तो राष्ट्रकूट में आपके नाम आ जाता है इंद्र तृतीय का। 1 2 3 इंद्र तृतीय का नाम आ जाता है। महिपाल प्रथम आ जाता है यहाँ पर। अब क्या हुआ कि इसके पास उज्जैन और उज्जैन प्लस कन्नौज दो शक्ति के केंद्र थे। किसके? महिपाल के। तो इंद्र तृतीय ने क्या किया? उज्जैन पर आक्रमण कर दिया और कन्नौज पर आक्रमण कर दिया, और दोनों स्थानों को इसने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। उज्जैन पर भी आक्रमण कर दिया और इसने कन्नौज पर भी आक्रमण कर दिया, दोनों स्थानों को नष्ट कर दिया और महिपाल को भी क्या कर दिया? पराजित कर दिया। तो ये इस तरह से जो है आपके अंतिम चरण में भी आएगा इसके। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतिम चरण में भी आएगा कि इसके समय राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय था, जिसने जो है उज्जैन और कन्नौज जो है दोनों को क्या कर दिया था? इसने नष्ट कर दिया था। ठीक है, तहस नहस कर दिया था। आई बात समझ में? ये बात जो है आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में जो है, और इसकी जो जानकारी है, मतलब इसने आक्रमण किए थे उज्जैन और कन्नौज पर इंद्र तृतीय ने, तो इसकी जो जानकारी है, जानकारी हमें जो है कन्नड़ कवि पंप द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा? पंप द्वारा दी जाती है, जिसने पंप भारत नामक ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था? पंप भारत। पंप भारत नामक क्या लिखा था? ग्रंथ लिखा था। ये जो कन्नड़ कवि है पंप भारत में, इसके द्वारा जो जानकारी दी जाती है। इसके अलावा इसके शासनकाल में अरबी यात्री अल मसूदी आया था। कौन आया था? अल मसूदी। इसके शासनकाल में अरबी यात्री अल मसूदी आया था। किसके शासनकाल में आया था ये अरबी यात्री अल मसूदी? तो ये जो है महिपाल प्रथम के शासनकाल में आया था अल मसूदी, जिसका जो ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम आता है मुहज्जुल जुहाब। ये वही व्यक्ति है, अल मसूदी वही व्यक्ति है जो भारत की सबसे पहली बार जलवायु बताता है। ये कहता है कि महिपाल ने या जो है प्रतिहारों ने अपनी सेना को 4 भागों में बांट रखा था। कितने भागों में बांट रखा? 4 भागों में। ठीक है, एक राष्ट्रकूटों के विरुद्ध, और एक मुसलमानों के विरुद्ध, और 2 जो है 2 अन्य आक्रमणकारियों के विरुद्ध जो है आक्रमणकारियों के विरुद्ध अपनी सेना को बांट रखा था। ठीक है, और ये जो है राष्ट्रकूटों को, या फिर इनको बात करें कि इस क्या नाम आता है? महिपाल का। महिपाल के लिए ये बौर शब्द का प्रयोग करता है। क्या करता है? बौर। और जो है राष्ट्रकूटों के लिए ये जो है बलहर शब्द का प्रयोग करता है। किस शब्द का प्रयोग करता है? बलहर। महिपाल के लिए बौर शब्द का प्रयोग करता है, और राष्ट्रकूटों के लिए जो है ये कौन से शब्द का प्रयोग करता है? तो बलहर शब्द का प्रयोग करता है। इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, बौर और बलहर शब्द का प्रयोग जो है वो राष्ट्रकूटों के लिए करता है। और अरबी यात्री जो है वो राजा को बोरा कहता है।
राजा को क्या कहता है, बोरा कहता है। और गुज्जरों को मैंने आपको बता ही दिया क्या कहता है, अल गुज्जर कहकर संबोधित करता है, अल गुज्जर कहकर संबोधित करता है, ठीक है ना। और ये जो पुस्तक मैंने आपको बताई दी है मुहज्जुल जुहाब है, इसने अपनी सेना को कितने भागों में, 4 भागों में। और ये लगभग आया कब था, तो ये जो है आया है 915 ईस्वी के आसपास आया था। कब आया था, 915 ईस्वी के आसपास से आया था। कौन आया था, अल मसूदी कब आया था, 915 ईस्वी के आसपास से आया था। तो इस चीज़ का भी आप विशेषतः ध्यान रखना। इसके बाद में अगर हम बात करें तो राजा आता है जिसका नाम है राज्यपाल। क्या नाम आता है, राज्यपाल। इंपॉर्टेंट राजा बता रहा हूं, लगभग 990 ईस्वी के आसपास शासनकाल। प्रतिहारों में क्योंकि विवाद योग्य इसीलिए आपको याद नहीं रखना है प्रतिहारों का शासनकाल आपको किसी का भी याद नहीं रखना है। इसके शासनकाल में ध्यान रखना 1018 ईस्वी के अंदर, ठीक है, 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अपना 12वां आक्रमण, किस पर है, 12वां आक्रमण कन्नौज पर किया था। 12वां आक्रमण कन्नौज पर किया, ठीक है। और ये राज्यपाल जो है, राज्यपाल कन्नौज छोड़कर भाग गया क्योंकि आपको पता है प्रतिहारों की उस समय राजधानी थी, सबसे सुंदर नगर था। प्रतिहारों की सबसे सुंदर जो है राजधानी थी, सबसे सुंदर नगर था। 10,000 इसके अंदर जो है मंदिर थे लगभग, ठीक है। और रक्षा के लिए इसके चारों ओर जो है 7 सुरक्षा प्राचीरें भी बनाई गई थी। कितनी, 7 सुरक्षा प्राचीरें भी बनाई गई थी रक्षा के लिए। इसके चारों ओर 7 सुरक्षा प्राचीरों का भी उल्लेख मिलता है कि 7 सुरक्षा प्राचीर थी उस समय की भी बात करें तो। अब इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें तो राज्यपाल के बाद में नाम आता है 1019 के आसपास जिसका नाम है त्रिलोक चंद पाल। क्या नाम आता है, अगला राजा जिसका नाम है त्रिलोक चंद पाल। बस इतना ही ध्यान रखना है कि इसके समय 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया, ठीक है। महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया था, ठीक है। इसके बाद में अंतिम राजा आता है इस वंश का जिसका नाम है यशपाल। यह प्रश्न आया था महिला सुपरवाइजर 2015 के अंदर कि प्रतिहारों का अंतिम शासक कौन था, तो ये प्रतिहारों का क्या कहलाता है, अंतिम शासक था, ठीक है ना, अंतिम शासक था। और 1093 ईस्वी के अंदर जो है जैतन जो है 1093 ईस्वी के आसपास चंद्रदेव गहड़वाल ने प्रतिहारों से कन्नौज छीनकर, ठीक है, इनके अस्तित्व को क्या कर दिया, अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया, इनके अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया। यशपाल प्रतिहारों का अंतिम शासक है। 1093 ईस्वी में चंद्रदेव गहड़वाल ने प्रतिहारों से कन्नौज छीन लिया और इसके अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया था। इस बात का विशेषतः ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आपके कोई प्रश्न बनेगा तो इसके अलावा आपके प्रश्न बनेगा नोट में, एक प्रश्न बना के बता देता हूँ यहाँ से क्या बनेगा, ठीक है। प्रश्न आपके लिए एक बनेगा कि राजौरगढ़ अलवर में पड़ता है, राजौरगढ़ प्लस अभानेरी के कलात्मक वैभव किस काल के हैं। राजौरगढ़ व अभानेरी के कलात्मक वैभव किस काल के हैं, तो आपको आंसर बता ही देना है किस काल के हैं, प्रतिहारों के या गुर्जर प्रतिहारों के काल के। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आपके लिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, प्रतिहार अभिलेखों में पदाधिकारियों को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना प्रतिहार अभिलेखों में पदाधिकारियों को राजपुरुष कहा गया है। और जो पुलिस अधिकारी थे, पुलिस अधिकारियों को दंडपाशिक कहा गया, दंडपाशिक, पुलिस अधिकारियों को दंडपाशिक कहा गया। तो इसके साथ ही आपके जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है उसका क्या होता है, समापन होता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। गुर्जर प्रतिहार राजवंश सबसे विवाद योग्य राजवंश है, फिर भी अपने एक से दो वीडियो में इसको क्लियर करने का प्रयास किया कि प्रतिहार वंश जो है वो किस तरह से अस्तित्व में आया। विवाद योग्य राजवंश है, मैटर बहुत कम मिलता है, इसीलिए मैंने आपको जितना मिला जिस हिसाब से मिला अपने तरीके से इसको शॉर्ट करके, मतलब ज़्यादा में उलझ जाओगे क्योंकि प्रश्न यहीं से आने हैं और ज़्यादा में उलझ जाओगे, इसीलिए इसको अपनी तरफ से थोड़ा शॉर्ट करके और अपनी तरफ से ही थोड़ा जो है सरल बनाकर जो है आपके सामने मैंने इस वंश को प्रस्तुत किया है। कल अपने एक नए राजवंश की चर्चा करेंगे जिसका नाम था चौहान राजवंश, चौहान की चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।